हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेफर की इंस्टेंट लोन के बारे में। प्रेफर का जो इंस्टेंट लोन का प्रोडक्ट है जिसमें हीरो फंडिंग करता है, अब उनका एक और लेंडर ऐड हो गया है, तो इसकी क्या क्या पॉलिसी हैं और इसका हम कैसे डीएसए ले सकते हैं और अप्रूवल आने के बाद इसको कैसे हम प्रोसेस करा सकते हैं, वो पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। वीडियो के जो मेन टॉपिक रहेंगे प्रेफर की पॉलिसी, प्रेफर की मैं लॉगिन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं अप्लाई के लिए। थर्ड, हम लोग डीएसए के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रेफर का डीएसए ले सकते हो, और आपका डीएसए लेने के बाद जो लिंक होता है उससे अप्लाई करने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करना है, पूरे अप्रूवल वगैरह आ रहा है, पूरा कैसे लास्ट तक प्रोसेस करना है जब तक डिसबर्समेंट नहीं हो जाता। तो मेन चार हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्रेफर की जो यूएसपी क्या क्या है, प्रेफर के पास ऐसी क्या क्या यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है जो अदर एनबीएफसी या बैंक नहीं देती है। तो प्रेफर सबसे पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों प्रोफाइल को करता है। ऐसे लोग जिनका बिजनेस है उनको भी आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर ऐसे लोग जिनकी सैलरी आती है बट कैश सैलरी अलाउ नहीं है, सैलरी अकाउंट में आना मैंडेटरी। हाँ, कैश सैलरी भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए सिविल बहुत अच्छा होना है। अगर सिविल अच्छा बना है, अगर आपका अप्रूवल, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है कैश सैलरी का अगर है, ठीक है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी दोनों को अलाउड है। -1 सिविल का कोई भी केस नहीं लगेगा। ऐसे लोग जिनका कोई सिविल रिकॉर्ड नहीं है तो उन केसेस को हम लोग प्रोसेस नहीं करवा सकते। पैन इंडिया इनके पिन कोड्स रहते हैं बट 11,000 के आसपास इनके पिन कोड हैं। पैन इंडिया मतलब ये है कि ये करेंगे तो पैन इंडिया आप लॉगिन पैन इंडिया कर सकते हो, बट इनके जो पिन कोड्स वर्किंग है उन्हीं पर ही लॉगिन होगा। अदर पिन कोड्स पे लोग लॉगिन अलाउ नहीं करते जो नेगेटिव पिन कोड्स होते हैं। पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल है। लॉगिन से लेकर डिसवर्सल तक का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो डिजिटल रहेगा। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर किसी कस्टमर का अप्रूवल आ जाता है तो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। पूरा प्रोसेस विदाउट वेरिफिकेशन भी होगा डिजिटल। नेक्स्ट, अगर किसी कस्टमर का आपने अप्लाई किया, उसके अप्रूवल आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया, तो उसके अगर डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, ओके है, मतलब उनकी टीम ने वेरीफाई कर लिया, क्रेडिट टीम ने, ओके है, तो आपको विदिन 2 आवर में ये लोग डिसबर्समेंट लगा देंगे। लेकिन अकाउंट में पैसे आने में 24 से 48 आवर लग जाते हैं। तो अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट है तो विदिन 2 आवर डिसबर्स हो जाएगा। लेकिन वही बात, अगर डॉक्यूमेंट में कोई पेंडेंसी आ जाती है तो आपको क्लियर करानी पड़ेगी। उसके बाद ही क्रेडिट इसको मूव करके डिसबर्समेंट के लिए प्रोसेस करेगा। इसके अलावा कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही सैलरी स्लिप, आईटीआर, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी को कस्टमर पास सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है तो भी ये लोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या क्या इनको एलिजिबिलिटी चाहिए। तो पहले तो ये है, अगर देखो कोई सैलरीड पर्सन है और उसका अगर अप्रूवल बैंक स्टेटमेंट के बेस पे आया है, वो मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अकाउंट में सैलरी जो मिनिमम दिखनी चाहिए, मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, जो मेट्रो सिटी टायर 1, उनमें 18,000 रुपये दिखनी चाहिए मिनिमम। टायर 2 सिटी जैसे आगरा हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, या फिर जो मतलब छोटी सिटी, इनकी पिन कोड लिस्ट है उसमें है लिखा हुआ है टायर 1 ये, टायर 2 ये, तो उसके हिसाब से उन्हें 15,000 रुपये चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 22,000 रुपये सैलरी। सेल्फ एम्प्लॉयड की कोई सैलरी नहीं होती, इनका एक मानना है 22,000। इनको अराउंड 2,500 के आसपास मंथली एवी भी चाहिए होती है। तो इसके अकाउंट में अगर 3-4 हज़ार रुपये मेंटेन हो रहे हैं तो ईजिली केस निकल जाएगा, इतना अगर मेंटेनेंस बना हुआ है तो। आईफेल से कम बैंकिंग में काम हो जाता है, मतलब आईफेल में तो ज़्यादा बैंकिंग मांगता है, इसमें कम बैंकिंग में काम हो जाएगा। ये उस केस में बता रहा हूँ जब ये बैंकिंग मांग रहा है। अगर बैंकिंग नहीं मांग रहा है तो फिर डायरेक्ट ही डिसबर्समेंट हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग सिविल वाले केस लेते हैं, लेकिन जो कस्टमर का सिविल है वो आपको ही चेक करना है कि जो भी इसने लोन चलाया है मिनिमम 20,000 का लोन अमाउंट होना चाहिए। सिंगल लोन अमाउंट 20,000 का मिनिमम चाहिए इनको। मान लो किसी ने 10,000 को 2 लोन चलाए तो ये लोग एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। अगर किसी ने 25,000 का एक लोन चलाया है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, 20,000 से कम का लोन अमाउंट नहीं होना चाहिए कस्टमर का। मैक्सिमम जो लोन इंक्वायरी ये लोग एक्सेप्टेड करेंगे 7 दिन में 2 से कम इंक्वायरी होनी चाहिए। जो 7 डेज़ का लेते हैं, 7 डेज़ में 2 से ज़्यादा इंक्वायरी ना लगी हो। इसके बाद इनका जो एज का क्राइटेरिया है वो 22 ईयर्स से 55 ईयर्स है, यानी 22 से 55 साल के बीच का। टेनवर ये लोग अप टू 3 ईयर्स का ही देते हैं। लोन अमाउंट 10,000 से 3 लाख रुपए के बीच में बनाते हैं।
सिविल इनको 675 प्लस चाहिए, ठीक है, 680 होना ही चाहिए मिनिमम। और वही केस आप लॉगिन कर पाओगे जो सर्विसेबल पिन कोड में आ रहा होगा, यानी कि जो इनकी पिन कोड लिस्ट है उसमें जो केस आ रहे हैं वही केस आप लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की इनकी बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग जो ले रहे हैं 18 से 36 रिड्यूसिंग लग रहा है, और प्रोसेसिंग फीस है वो अप टू 4% प्लस GST लोग ले रहे हैं। चार्जेस की अगर हम लोग बात करेंगे, चार्जेस में इनका फॉरक्लोज जो चार्ज है वो 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट लगेगा, प्रिंसिपल लोन अमाउंट। EMI बाउंस आर 350 रुपीज़ है। ओवर ड्यू EMI अगर होता है 3% पर मंथ का ये लोग लेते हैं, अगर कोई ओवर ड्यू EMI हो गया आपका। डॉक्यूमेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेन डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, कस्टमर का पैन कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो लगेगा लाइव फ़ोटो। उसके बाद सबसे मेन चीज़, जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हो, मान लो अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड में हाउस नंबर मेंशन होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास हाउस नंबर आधार कार्ड में नहीं है तो अदर जैसे एड्रेस प्रूफ दे सकते हो, गैस का बिल, रेंट एग्रीमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी दे सकते हो, उसमें हाउस नंबर होना मैंडेटरी है। तो हाउस नंबर मैंडेटरी है इसमें। अगर आपके किसी भी एड्रेस को हाउस नंबर नहीं है तो केस भले ही अप्रूवल आया वो रिजेक्टेड हो जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, हाउस नंबर मैंडेटरी है इन लोगों को। बैंक स्टेटमेंट और प्लास्टरीमेंट डिपेंड केस, जो केस बैंक जब आप केस को अप्लाई करोगे अगर वहाँ पे स्टेटमेंट का ऑप्शन आया है तभी आपको स्टेटमेंट अपलोड करना। अगर स्टेटमेंट का नहीं आया, अगर आपके अच्छे सिविल होते हैं, अच्छा रिकॉर्ड होता है तो लोग स्टेटमेंट नहीं मांगते डायरेक्टली केस का। तो जो बैंक स्टेटमेंट लगेगा वो डिपेंड केस, यानी कि वहाँ पे खुद ही आएगा कि बैंक स्टेटमेंट लगाना है या नहीं लगाना। बिजनेस एड्रेस प्रूफ इफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी अगर कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये बिजनेस एड्रेस प्रूफ में मांगते हैं, क्योंकि इनको आपके बिज़नेस का करंट एड्रेस चाहिए होता है, तो बिजनेस में ही होता है। नहीं तो अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट वगैरह तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन उससे बेस्ट ये होता है कि सबसे बेस्ट है बिजनेस एड्रेस। तो एड्रेस प्रूफ आप दे दोगे तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन इसमें जो बात ध्यान रखने वाली, एड्रेस प्रूफ जो आप लगा रहे हो वो बहुत ही ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये हाउस नंबर में अगर कस्टमर पास पूछ लो आप, अगर उनके पास नहीं है ना हाउस नंबर तो उसके केस को लॉगिन मत करना, नहीं तो अप्रूवल भी आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, वो लोग केस को प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हाउस नंबर होना मैंडेटरी है। तो ये पूरा हो गया। डॉक्यूमेंट ये चाहिए, बेसिक KYC चाहिए, लाइफ सैलरी लगेगी, बैंक अकाउंट चाहिए इसका ईनेज के लिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए हाउस नंबर के साथ, बैंक स्टेटमेंट 3 महीने के लगेगा अगर वो सिस्टम मांग रहा है, और बिजनेस एड्रेस प्रूफ अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेफर के लो DSA कैसे ले सकते हो। उसका सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, और नहीं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो दोनों तरीके आपके पास है DSA लिंक। इसके बाद हम लोग अब लॉगिन कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रेफर का, जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करोगे अपनी डिटेल्स शेयर करा दोगे तो आपको एक लॉगिन लिंक मिलेगा, तो लिंक पे आपको क्लिक करना। लिंक पे क्लिक, इसमें कोई लॉगिन ID पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल लिंक होता है, बस लिंक पे क्लिक करके ही आपको अप्लाई करना है। तो सिंगल लिंक पर जैसे आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा, यानी सबसे पहले वो कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगेगा लिंक ओपन करने के बाद। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। कस्टमर का जैसे आप मोबाइल नंबर दोगे उसके बाद सेंड OTP करना है। सेंड OTP करोगे, OTP चला जाएगा, OTP आपको डालना है। जैसे आप OTP डालोगे इसके बाद कस्टमर की बेसिक डिटेल मांगना स्टार्ट करेगा, जैसे फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो नेम और डेट ऑफ बर्थ देना वो पूरा पैन कार्ड के हिसाब से देना है। फर्स्ट नेम आप लिख देना जो भी पैन कार्ड में डाला है, लास्ट नेम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ जो भी पैन कार्ड में है, कितना लोन अमाउंट चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे लिखोगे उतना ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा ही मिल सकता है, डिपेंड्स भाई। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख जो भी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मान लो सैलरीड है, जो भी है कस्टमर सैलरीड, सैलरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सैलरीड सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड जैसे ही आप करोगे उसके बाद एक सेकंड को बैक करते हो, जैसे ही आप करोगे तो इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इन सैलरी डालनी है। तो सैलरी मैंने आपको बता दिया, मिनिमम सैलरी अगर सैलरीड है टायर 1 सिटी तो 18,000 चाहिए इनको, टायर 2 है तो उस हिसाब से आप डाल देना जो भी है। इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में जेंडर पूछेगा, मेल है फीमेल है, तो मेल आप कर सकते हो,
ठीक है। इट्स मेल आपको करना है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर, जैसे आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको पिन कोड मांगेगा, तो पिन कोड आप पहले चेक कर लेना कि वो पिन कोड सर्विसेबल है या नहीं, जो पिन कोड लिस्ट में। अगर वो पिन कोड सर्विसेबल है तभी यहाँ पे आप डालना, ठीक है, अदरवाइज केस रिजेक्ट हो जाएगा लोकेशन में। पिन कोड डालने के बाद इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको गेट ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे गेट ऑफर पे क्लिक करोगे तो एक OTP जाएगा सिविल चेक करने के लिए। तो ऊपर जो मोबाइल नंबर लिखा है, वो ईमेल आईडी लिखा है, जो भी है कस्टमर का रहेगा। कभी कभी क्या होता है ओनली ईमेल पे जाता है, कभी कभी ओनली मोबाइल नंबर पे आता है, या कभी दोनों पे चला जाता है। तो वो आप कस्टमर से मांग लेना। जैसे ही आप करोगे उसके बाद यहाँ पे ऑफर शो करेगा। जैसे यहाँ पे ऑफर शो कर रहा है, यू हैव गॉट ऑफर 3 लाख रुपीज़, यानी कि 3 लाख का अप्रूवल आ गया है, ठीक है। इस तरह से ऑफर शो करेगा। ऑफर शो करने के बाद ऑफ़र यहाँ पे शो करेगा। ऑफ़र शो करने के बाद आपको अगर इस तरह का ऑफर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो अप्रूवल मिला है वो बैंक स्टेटमेंट सॉफ्ट अप्रूवल है। यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का अगर ऑफर आ रहा है गेट सिलेक्ट बैंक स्टेटमेंट, तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा 3 महीने का। जैसे ही आप सिलेक्ट बैंक अकाउंट करोगे तो यहाँ पे इस तरह का खुलेगा, तो बैंक अकाउंट आपको डालना है। तो बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट कर लो। जैसे SBI का था, SBI का हमने लिया। तो SBI में ये बोल रहा है 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। नेट बैंकिंग से कर सकते हो, PDF अपलोड कर सकते हो। जैसे हमने PDF अपलोड कर दी, तो PDF अपलोड करने के बाद आएगा सेव एंड। अगर मल्टीपल PDF है तो आप मल्टीपल PDF अपलोड कर सकते हो। अगर सिंगल PDF है तो सिंगल PDF अपलोड कर सकते हो। ये पूरा डिपेंड करेगा कि कस्टमर ने आपको कैसे दी हुई, ठीक है। उसके बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। और यहाँ पे 2 चांसेस बनते हैं, या तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल अप्रूवल दिखा देगा। जैसे वहाँ पे 3 लाख का था, यहाँ पे सी दिखा देगा 1,57,000 या फिर 1,04,000, जो भी दिखा देगा। अगर वो नहीं दिखा रहा है, रिव्यू में जा रहा है, तो इसका मतलब ये इनका बैंक स्टेटमेंट थोड़ा लो है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट लो है, इसलिए उसने डायरेक्ट ऑफर नहीं दिया, अभी क्रेडिट के पास चला गया। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो डायरेक्टली बहुत ही कम मिलता है। तो अगर ऐसा जब इस स्क्रीनशॉट आ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके और कस्टमर का मोबाइल नंबर वो जो व्हाट्सअप कर देना, अगर आपने अप्लाई किया है। क्योंकि मैं जब SM को फॉरवर्ड करूँगा आगे तभी केस ज़्यादातर होता है, नहीं तो 90% केसेस यहीं अटके रहते हैं। आप वेट करते रहोगे बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको मोबाइल नंबर देना कंपलसरी, क्योंकि मैं जब SM को दूंगा, SM पेंडेंसी को बताएगा कि क्या पेंडेंसी है, ये दोबारा स्टेटमेंट लगेगा या रिजेक्टेड है कोई। नहीं तो ये तो हमेशा दिखता रहेगा, आप कहोगे कि आगे नहीं बढ़ा आगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा आने के बाद आपको नंबर शेयर कराना है स्क्रीनशॉट के साथ, तो हम लोग आगे SM से बात करके उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर मान लो आपको अप्रूवल मिल सकता है, ये तो रिव्यू में चला गया। डायरेक्ट मान लो आपने स्टेटमेंट अपलोड किया, अप्रूवल आ गया, या फिर डायरेक्टली अप्रूवल आ गया, ऐसा भी केस होता है। तो उस केस में क्या करना है, इस तरह का आपको दिखेगा कि जैसे इनको 2 लाख रुपए का डायरेक्ट EMI का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे 2 लाख का आया हुआ है तनवीर को, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 लाख रुपए का इनको ऑफर मिला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ से अमाउंट कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप, 10,000 रुपये मिनिमम ये, अगर अप्रूवल आ जाता है, ठीक है। आज जैसे कभी कभी क्या होगा कि बैंक स्टेटमेंट रिव्यू के जाने के बाद भी अप्रूवल आएगा, तो इसी तरह की स्क्रीन दिखेगी वहाँ पे, या तो रिजेक्ट होगा या अप्रूवल। तो इस तरह का मान लो 2 लाख का अप्रूवल आ गया, तो EMI यहाँ पे चूज़ करनी है आपको, जो भी लेनी है 12, 24, 36 आपने EMI चूज़ कर ली। कन्फर्म एंड वो करोगे, उसके बाद यहाँ पे मांगेगा ये बेसिक डिटेल, जैसे मदर का नेम, 80,000 रुपीज़ आप कहाँ यूज करोगे, मतलब लिस्ट जैसे मैरिज का क्या है, एजुकेशन, करंट रेजिडेंस टाइप क्या है आपका, ओन है या रेंटेड है, करंट रेजिडेंस। यहाँ पे देखो एड्रेस जो भी डालो ना, बहुत ध्यान से डालना, क्योंकि जहाँ पे तो एड्रेस डालोगे, मैंने आपको बताया वही एड्रेस, हाउस नंबर क्लियर मेंशन सब कुछ वही होना चाहिए तो आपके पास। नहीं तो बाद में दिक्कत आती है, वो लोग कहते हैं एड्रेस अलग है, आपने कुछ अलग डाल दिया। तो इस चीज़ को वो जो आपके पास एड्रेस हो वही सेम डालना, करंट रेजिडेंस पिन कोड वो डाल देना। उसके बाद कंफर्म डिटेल करना। जैसे आप कंफर्म डिटेल करोगे तो उसके बाद ये अभी बिजनेस डिटेल मांगेगा। अगर सैलरीड होगा कोई यहाँ पे तो उसकी कंपनी के बारे में डिटेल मांगेगा, कंपनी का नाम क्या है ये वो। बट मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो कंपनी वो मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ जो भी है, जैसे बिज़नेस नेम जो भी है, बिज़नेस टाइप मतलब किस तरह का है, किराना स्टोर है या फिर रियल एस्टेट है, जो भी है, ओन है रेंटेड है, आपका जो भी बिजनेस का वो है। एड्रेस डालना है बिज़नेस का जो आपके एड्रेस प्रूफ पे लिखा हो, मतलब जो आपके बिज़नेस एड्रेस प्रूफ पे हो। तो उसके बाद
आपको पिन कोड डालना है, अपलोड सेल्फी पे जाओगे, सेल्फी लाइव होती है तो क्लिक का सेल्फी नाउ पे करोगे, लोकेशन एक्सेस मांगेगा, सेल्फी जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे खुलेगा ऑप्शन KYC। अब आपको KYC करना है। KYC के 3 ऑप्शन हैं। पहला आप डिजी लॉकर से कर सकते हो अगर आधार कार्ड है आपके पास, दूसरा KYC कर सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन KYC तो होता है, या तीसरा आप ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके मान लो आपके पास आधार कार्ड नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप कर सकते हो। आपने मान लो कोई भी चूज़ कर लिया जो भी आप करना चाहते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल बताएगा, तो पहले तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स से करनी, जिसमें 1 रुपये जाएगा तो बहुत ध्यान से डालना, और जो 1 रुपये जाएगा ना उसी में ही मैंडेट सेटअप हो जाएगा, मतलब EMI इसी अकाउंट से कटेगी। तो इसके बाद अकाउंट नंबर डाल दिया, वो डाल दी, कन्फर्म अकाउंट कर दिया, IPC कोड डाल दिया, IPC कोड डालने के बाद सबमिट डिटेल करोगे। सो सबमिट डिटेल करने के बाद E-NACH के लिए इस तरह से जाएगा, तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से NACH करा सकते हो। अगर कस्टमर के पास डेबिट कार्ड है तो उससे करा दो, नहीं तो वो इसके बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। अभी आपके पूरा केस रिव्यू में चला गया, ये लोग पूरा अभी ये लोग एड्रेस प्रूफ आपका वो करेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट जो दिए, मान लो आपने जो आधार कार्ड दिया था, ठीक है, अगर सेम एड्रेस मैच करेगा तो ठीक है, अगर नहीं मैच करेगा अभी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। पहले तो इनकी टीम वेरीफाई करेगी, अगर सब कुछ हो गया था ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी पेंडेंसी क्रिएट करेंगे कि भाई आप दोबारा एड्रेस प्रूफ शेयर कराओ, या फिर आप बिजनेस एड्रेस प्रूफ शेयर कराओ, या दोबारा आप सेल्फी शेयर कराओ, जो भी रहेगा वो यहाँ से भी मांग सकते, या स्टेटमेंट का तो क्लियर हो गया, स्टेटमेंट नहीं, बाकी ये चीज़ें मांगेंगे। स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं और डायरेक्टली आ जाए तो दोबारा स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। अगर सब कुछ ओके हो गया, मतलब सब कुछ वेरीफाइड हो गया, तो उसके बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा एग्रीमेंट का। मगर फिर आपको एग्रीमेंट के लिए आई एग्री करना है और इसको कंप्लीट कर। अब ये डिस्बर्सल के लिए चला गया है, 24 से 48 आवर का वेट आपको करना है। विदिन तो वैसे तो 2-3-4 घंटे में हो जाता है, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। जैसे अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा इस तरह का आपको शो करेगा, आपका अकाउंट जो भी था, जैसे 50,000 रुपये 1 लाख 2 था, वो डिस्बर्स हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है, लॉगिन से लेके डिस्बर्सल तक का, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ आपको बोला है कि रिव्यू में जाने के बाद आपको कस्टमर का स्क्रीनशॉट वो शेयर कराना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप वेट करते रहोगे बट वहाँ पे कोई अपडेट नहीं मिलेगा, वो SM से ही अपडेट मिलता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस था, स्टार्टिंग मैंने पॉलिसी बता दी, सेकंड कैसे DSC लेना वो बता दिया, थर्ड कैसे प्रोसेस करना है वो बता दिया। अगर आप DSC की रिक्वायरमेंट है तो आप ग्रुप में जो लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी डिटेल शेयर करा देना, हम लोग आपको DSC वगैरह पे आउट वगैरह क्या मिलेगा सब कुछ वहाँ पे बता देंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हो सके मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर DSC वगैरह चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब